नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने मेरे टेलीग्राम पे अपडेट डाला था कि आज हम पार्चुरेशन के बारे में बात करेंगे, तो आज का हमारा टॉपिक गायनिकोलॉजी से जो जुड़ा हुआ है वो है पार्चुरेशन। और अगर ये ह्यूमन के अंदर काउंट करें तो हम इसे डिलीवरी कहेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट बताना चाहूंगा, जिसमें सबसे पहला पॉइंट हमारा है गर्भकाल, मतलब गेस्टेशन पीरियड कितने दिन का होना है, मतलब कितने ड्यूरेशन का होना है, कितने दिन का होता है, ये फीटस निश्चित करता है। और प्रसव किस समय होना है ये मदर निश्चित करती है। तो जो डिलीवरी होती है, जो पार्चुरेशन होता है, ये मदर हार्मोन द्वारा डिसाइड किया जाता है। तो ये चीजें आप थोड़ी सी क्लियर कर लेंगे कि कितने दिनों का होना है वो डिसाइड करेगा फीटस, और प्रसव या डिलीवरी जो होनी है वो कब होनी है वो हमेशा मदर डिसाइड करती है। तो यहाँ पे हम कुछ टर्म्स के बारे में बात कर लेते हैं और इससे आपको काफी क्वेश्चन मिलेंगे। तो सबसे हमारा जो रहेगा पशु का प्रकार, और जो प्रसव है, जो पार्चुरेशन है, उसे क्या कहते हैं, और जो नवजात बच्चा है उसे क्या कहेंगे। तो अगर गाय भी के अंदर पार्चुरेशन होता है तो उसे काविंग कहते हैं और बच्चे को काफ कहते हैं। भैंस में होता है उसे काविंग कहते हैं और उसे बफेलो काफ कहते हैं। भेड़ में होता है उसे लैम्बिंग कहते हैं और बच्चे को लैम्ब कहते हैं। बकरी में होता है उसे किडिंग कहते हैं और बच्चे को किड कहते हैं। बात करें सुअर की तो फैरोइंग कहते हैं और पिगलेट्स कहते हैं। और घोड़े की बात करें तो इसे फोलिंग कहते हैं और बच्चे को फोल कहते हैं। मुर्गी की बात करें तो हैचिंग कहते हैं और बच्चों को चिक कहते हैं। ऊंट की बात करें तो उसे काविंग कहते हैं और जो बच्चा होता है उसे केमल कॉफ कहते हैं। चीता की बात करें, टाइगर की बात करें तो कबिंग कहते हैं और बच्चों को कब कहते हैं। और बिच की बात करें तो वेल्पिंग कहते हैं और बच्चों को पप कहते हैं। ये कुछ टर्म्स हैं जो मैंने आपको बताई हैं, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और आपकी जो नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अच्छी है। तो चलिए हम यहाँ पे बात कर लेते हैं जो महत्वपूर्ण चेंजेस होते हैं पार्चुरेशन के समय, उनके बारे में। गाय या भैंस में प्रसव से पूर्व सैक्रोसियाटिक लिगामेंट शिथिल रिलक्स हो जाते हैं, जिससे पूंछ भाग उठा हुआ दिखाई देता है। तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि जो ही न्यूरो टू पार्चुरेशन जाती है कैटल वगैरह, तो जो नॉर्मली जो पशुपालक हैं जो पूंछ के पास गड्ढे देख के बताते हैं कि ये ब्याने वाले। इसी प्रकार से आप बकरी के अंदर भी पता लगा सकते हैं, देख सकते हैं कि अगर सैक्रोसियाटिक लिगामेंट अगर रिलैक्स हो गए हैं तो वो नियर टू पार्चुरेशन है। तो घोड़ी में प्रसव से पूर्व टीट वैक्सिंग पाई जाती है। तो ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट है आपके लिए। अगर आपसे घोड़ी के बारे में पूछा जाए तो नियर टू पार्चुरेशन तो वैक्सिंग पाई जाएगी, टीट वैक्सिंग पाई जाएगी। और अगर आप गाय भैंस की बात करें, भेड़ बकरी की बात करें, तो वहां पे लिगामेंट जो है वो रिलैक्स होता है। बात करें सुअर, कैट और बिच के, तो यहाँ पे बेड निर्माण पाया जाता है। तो हमारे पुराने वीडियो में हमने कुछ ये टर्म्स के बारे में बात किया है, यूनिपेरस एनिमल और मल्टीपेरस एनिमल। तो यूनिपेरस एनिमल में प्रसव से पूर्व गर्भाशय का संकुचन यूट्राइन हॉर्न के अग्रभाग से शुरू होता है। तो बात करें कि अगर प्रसव के पास है, पार्चुरेशन के पास है पशु, तो कॉन्ट्रैक्शंस कहाँ से स्टार्ट होंगे, तो यहाँ पे साफ साफ लिखा है यूट्राइन हॉर्न के अग्रभाग से शुरू होता है। तो अगर हम कॉन्ट्रैक्शन की बात करें गाय भैंस के अंदर, तो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन जो स्टार्ट होते हैं वो स्टार्ट होते हैं यूट्राइन हॉर्न से। ठीक है। अब मल्टीपेरस एनिमल की बात करें, मल्टीपेरस में आप बात करेंगे, यहाँ पे हम समझेंगे पिग और बिच के बारे में, जो एक से अधिक बच्चे देते हैं उनके बारे में गर्भाशय में संकुचन सर्विक्स के पास वाले बच्चे के अग्रभाग से शुरू होता है। तो यहाँ पे जो संकुचन है वो जो सबसे पास, सर्विक्स के सबसे पास जो बच्चा है उसके अग्रभाग से स्टार्ट होता है, क्योंकि सबसे पहले उससे ही डिलीवर करना है, उससे ही पार्चुरेशन का पहला भाग बनना है। बात करते हैं जो प्रसव है, जो पार्चुरेशन है, उसे 3 भागों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज और थर्ड स्टेज, 3 स्टेजेस हैं जिसमें इन्हें डिवाइड किया गया। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्रथमावस्था स्टेज के बारे में। सर्विक्स खुल जाती है। सर्विक्स का आप सभी को पता है, अगर आप फील्ड प्रैक्टिस करते हैं तो सबसे पहले यही चेक करते हैं नियर टू पार्चुरेशन पे। फॉल्स वाटर बैग फूट जाता है और ट्रू वाटर बैग दिखाई देता है। नॉर्मली दिखाई नहीं देता, लेकिन अगर थ्योरेटिकल हम बात करें तो ये दिखाई देता है। अब अगर आप फील्ड प्रैक्टिस कर रहे हैं और जैसे ही पशु नियर टू पार्चुरेशन आता है, तो पशुपालक अगर फॉल्स वाटर बैग, जो पहला वाटर बैग है वो फूट जाता है, तो वो चिंतित हो जाते हैं। कारण कि उनको लगता है कि कहीं जो अंदर काफ है वो कहीं जो फ्लूइड है वो इंगल्फ ना कर लें, उसके लंग्स में ना चला जाए, उसके कारण उसकी डेथ भी हो सकती है। तो ये चीजें आपको अपने पशुपालकों को क्लियर करनी होगी कि जो वाटर बैग है हमेशा 2 होते हैं, एक फॉल्स होता है, एक ट्रू वाटर बैग होता है, 2 वाटर बैग होते हैं। तो ये चीजें आप क्लियर करें ताकि पशुपालक को समझने में आसान हो और आपको किसी प्रकार की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। बात करें द्वितीय अवस्था सेकंड स्टेज के बारे में, ट्रू वाटर बैग फट जाता है
और फीटस बाहर आ जाता है। तो यहाँ पे जो सेकंड स्टेज है आप क्लियर समझ सकते हैं। जो अपने को जो फर्स्ट स्टेज में जो ट्रू वाटर बैग जो दिखाई दिया था वो इस स्टेज में सेकंड स्टेज में फट जाता है और जो फीटस है वो बाहर हो जाता है। तो ये पार्चुरेशन की क्रिया यहाँ तक लगभग कंप्लीट हो जाती है और जो कुछ बची है वहाँ पे हमें जो प्लेसेंटा है वो बाहर आना था। जो थर्ड स्टेज है वहाँ प्लेसेंटा बाहर आता है और यूट्राइन इन्वोल्यूशन होता है। यूट्राइन इन्वोल्यूशन का मतलब यहाँ होता है कि जो यूट्रस है वो अपनी नॉर्मल पोजीशन में जाता है और ये लगभग 45 दिन के आसपास का समय लेता है अपनी नॉर्मल पोजीशन में जाने के लिए। तो ये 3 स्टेजेस हैं, आप क्लियर रखेंगे अपने दिमाग में, एकदम पिक्चर क्लियर रखेंगे कि फर्स्ट स्टेज में है और जो फॉल्स वाटर बैग रप्चर होगा, सेकंड में होना क्या है ट्रू वाटर बैग रप्चर होगा और डिलीवर टू फीटस होगा और थर्ड के अंदर जो प्लेसेंटा। तो 3 स्टेज इस प्रकार डिवाइड की गई हैं। यहाँ पे मैंने आपके लिए कुछ टाइम पीरियड फिक्स किया है, तो इससे भी आप अगर फील्ड प्रैक्टिस करते हैं और आपके दिमाग में सेट है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक स्टेज से दूसरे स्टेज में जाने में कितना टाइम ले सकते हैं। तो यहाँ पे बात करें घोड़ी के लिए, फर्स्ट स्टेज 1 से 4 घंटे की होती है, सेकंड स्टेज 0.2 से 0.5 घंटे की होती है और थर्ड स्टेज लगभग 1 घंटे की होती है। गाय भैंस की बात करें तो 2 से 6 घंटे की होती है और सेकंड स्टेज की बात करें 0.5 से 1 हावर की है, तो लगभग आधे घंटे से 1 घंटे की होती है। और यहाँ पे थर्ड स्टेज में मैंने बिल्कुल पॉइंट आउट मेंशन किया कि 6 से 12 घंटे लेती है, मतलब जहर गिराने के अंदर 6 से 12 घंटे नॉर्मली ले लेती हैं। अगर इससे अधिक टाइम लेता है तो रिटर्न ऑफ प्लेसेंटा का केस होता है। तो ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे, विभिन्न प्रकार की जो डिजीजेज हैं वो भी डिस्कस करेंगे। और भेड़ बकरी की बात करें तो जो टाइम है वो सिमिलर है, लेकिन सेकंड स्टेज का जो टाइम है 0.5 से 2.0 घंटे तक होता है और थर्ड स्टेज का टाइम भी यहाँ पे थोड़ा डिफर है, यहाँ पे 0.5 से 0.8 घंटे के आसपास है। बात करें यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सुअर के लिए, तो जो फर्स्ट स्टेज है जो फॉल्स वाटर बैग के लिए है वो 2 से 12 घंटे की है। सेकंड स्टेज की बात करें तो सेकंड स्टेज में यहाँ 3 घंटे तक ले सकते हैं बच्चे डिलीवर करने के लिए और थर्ड स्टेज की बात करें तो 1 से 4 घंटे के लिए होते हैं। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मेंशन किए गए हैं, वो आप अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखेंगे। तो घोड़ी में जो एंडोमेट्रियल कप्स हैं वो 6 से 12 पाए जाते हैं। फर्स्ट वाटर बैग जो होता है जिसे हम फॉल्स वाटर बैग भी कहते हैं वो किससे बना होता है, जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन होती हैं उनसे बना होता है। कौन कौन से बना होता है, एलेंटोकोरियन। तो यहाँ पे 2 मेम्ब्रेन है, एलेंटोइस और कोरियन, 2 मेम्ब्रेन से मिलकर ये बना होता है। सेकेंड वाटर बैग की बात करें तो इसे ट्रू वाटर बैग बोलते हैं और ये एमनियन द्वारा बना रहता है। तो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर हैं उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। सबसे बाहर की तरफ पाई जाती है कोरियन। कोरियन का निर्माण गेस्टेशन गर्भकाल के दूसरे सप्ताह में होता है, तो टाइम आप ध्यान रखेंगे। और जैसे ही कोरियन के अंदर की तरफ चलेंगे तो हमें एलेंटोइस मिलेगी। तो एलेंटोइस का निर्माण गर्भकाल और गेस्टेशन पीरियड के दूसरे से तीसरे सप्ताह के मध्य होता है। और जस्ट उससे अंदर चलेंगे तो हमें मिलेगी एमनियन। एमनियन का निर्माण गर्भकाल के 13 से 16 दिन पर होता है। तो ये कुछ स्टेजेस हैं जो मैंने बताई हैं और इसके अंदर आपको मिलेगा योगसेक। अब बात कर लेते हैं कितना कितना फ्लूइड होता है, क्या क्या होता है, ये चीज़ें भी थोड़ी सी आप देख लेते हैं। पॉसिबली आपको इससे रिलेटेड इतना डीपली आपको एमसीक्यूज मिल भी सकते हैं और नहीं भी मिल सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एमनियोटिक फ्लूइड की, फिर बात करेंगे एलेंटोइक फ्लूइड की, कितनी इनकी मात्रा कितनी होती है फ्लूइड का। मोटे तौर पे हम बात करेंगे फ्लूइड का काम क्या होता है। फ्लूइड सबसे पहले बात करें तो ये जो बाहरी आघात है उनसे बचाता है। प्लेसेंटा का क्या काम है, पोषण प्रदान करना। तो ये चीज़ें आपकी पिक्चर आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर हैं। अगर आप फील्ड प्रैक्टिस कर रहे हैं तो इन चीज़ों को आपका बेसिक नॉलेज होना जरूरी है ताकि आप पशुपालक को ईजिली कन्विंस कर सकें, बता सकें कि ये चीज़ें इस प्रकार होती हैं। आपको किसी प्रकार की फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं आपके साथ हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं काऊ के लिए। तो एमनियोटिक फ्लूइड यहाँ 5 से 6 लीटर होता है, एलेंटोइक फ्लूइड 5 से 15 लीटर तक होता है। घोड़ी की बात करें तो यहाँ पे 3 से 7 लीटर तक होता है, 8 से 18 लीटर तक होता है एलेंटोइक फ्लूइड। और भेड़ और बकरी में बात करें तो 400 से 1200 ml ये फ्लूइड होता है एमनियोटिक फ्लूइड और 550 से 15 ml एलेंटोइक फ्लूइड होता है। तो एक छोटा सा टॉपिक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। हर चीज़ आपको पॉइंटली पता होना चाहिए अगर आप फील्ड प्रैक्टिस कर रहे हैं या फिर किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं।
तो उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आएगा, पसंद आए तो लाइक करें, और इससे जुड़ी हुई किसी भी प्रकार के आपके क्वेश्चंस हैं, कोई क्वेरी है, आप किसी भी टॉपिक के बारे में डिस्कस करना चाह रहे हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। और जल्दी ही हम स्टार्ट करेंगे, जैसे लॉकडाउन ओपन होता है तो हम संडे एक स्पेशल डे रखेंगे। उस दिन मैं लाइव आके आपसे चैट करूंगा, बातें करूंगा, और जो आपकी जितनी भी प्रॉब्लम है उनका सॉल्यूशन करने की कोशिश करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।